10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट बुक, 4th लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसका मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ आपके सामने ताकि आप इस कहानी को अच्छी तरह से समझ सकें। एनलिज मैरी यानी कि एनी फ्रैंक, पूरा नाम तो एनलिज मैरी है, उनका छोटा नाम है एनी फ्रैंक। जून 12, 1929, फरवरी मार्च 1945 जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी, अर्थात उनका 1929 में जन्म हुआ और 1945 में उनका देहांत हुआ। जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने परिवार और मित्रों के साथ एम्स्टर्डम में छिपे रहकर लिखा। एम्स्टर्डम शहर में छिपकर उसने डायरी लिखी। जब नीदरलैंड पर जर्मनी का आधिपत्य था, यानी कि नीदरलैंड पर जर्मनी का कब्जा था, उसका परिवार एम्स्टर्डम चला गया था। जब जर्मनी में नाजी सत्ता में आए, नाजी एक पार्टी थी जर्मनी के अंदर, और जर्मनी के अंदर जब नाजियों की सरकार हो गई, परंतु जब नाजियों का कब्जा नीदरलैंड तक पहुंचा तो वे फंस गए। वो पूरा जो परिवार है वो फंस गया। जब यहूदी जनता के प्रति उत्पीड़न बढ़ा, जर्मनों के द्वारा जब यहूदियों को तंग किया जाने लगा, तो यह परिवार जुलाई 1942 में अपने पिता ओटो फ्रैंक के दफ्तर के कमरों में जा छिपा। अपने पापा के दफ्तरों के जो कमरे थे वहाँ पर छिप गया ये परिवार। परंतु 2 वर्ष बाद उनसे धोखा हुआ। 2 साल बाद किसी ने चुगली कर दी, बता दिया, और उन्हें सामान्य केंद्र भेज दिया गया, मतलब सरकार के कब्जे में वो आ गए, जहाँ बर्मन बेल्सन एक जगह का नाम है। बर्मन बेल्सन में अपनी बहन मार्गोट फ्रैंक के कुछ दिन पश्चात एनी की तंदिक ज्वर से मृत्यु हो गई। तंदिक बुखार से एनिक की मौत हो गई। उसके पिता ओटो, जो उस दल में अकेले बचे थे, देखिए बर्गन बेल्सन शहर के अंदर अपनी बहन मार्गोट फ्रैंक के कुछ दिन पश्चात, यानी कि पहले तो उसकी बहन मर गई, बहन का नाम क्या है, मार्गोट फ्रैंक, और उसके कुछ दिन पश्चात तंदिक बुखार से एनी फ्रैंक की भी मृत्यु हो गई। उसके पिता ओटो, जो उस दल में अकेले बचे थे, उनके पापा युद्ध खत्म होने के बाद एम्स्टर्डम लौटे और एनी को सुरक्षित डायरी उन्हें मिली। जब वो अकेले बचकर वापस लौटे तो एनी की एक डायरी उन्हें मिली। डायरी, यह विश्वास होने पर कि यह एक अनोखा संग्रह है, जब उन्हें विश्वास हो गया कि ये डायरी बहुत अच्छी है, अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, उन्होंने एक छोटी लड़की की डायरी के नाम से अंग्रेजी में इसको छपवाया, जिसे आज पूरा संसार पढ़ता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। यह डायरी एनी को उसके 13वें जन्म दिवस पर दी गई थी। क्या डायरी पहले गिफ्ट में दी जाती थी बर्थडे पर, क्योंकि पहले सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, मोबाइल फ़ोन, टीवी नहीं होते थे, तो डायरी लोग लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते थे। तो डायरी क्या करते थे, जैसे अपने बर्थडे पर गिफ्ट देते हैं तो डायरी गिफ्ट में दे देते थे, बीच में लिखो। आज भी देते हैं वैसे लोग। मुझे भी आज से 10-15 साल पहले कई डायरीज मुझे भी गिफ्ट में मिली हैं, स्कूल के बच्चों ने ही दी हैं, जब मैं कोचिंग करवाता था उन बच्चों ने। तो गिफ्ट में डायरीज उसको दी गई थी। जब वो 13 साल की थी, इस बच्ची को गिफ्ट में डायरी दी गई थी। यह डायरी एनी को उसके 13वें जन्मदिवस पर दी गई थी और इसमें 12 जून 1942 से लेकर उसके जीवन की सभी घटनाओं को वृत्तांत
1 अगस्त 1944 की उसकी अंतिम प्रविष्टि तक है। सारी घटनाओं का वृत्तांत करीब करीब 2 साल का जो उसने देखा महसूस किया उस बच्ची ने सारा लिखा है। बाद में मूल डच भाषा में कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। इनकी जो भाषा थी डच, जैसे अपनी भाषाएं होती हैं, तो इनकी डच भाषा में इसने डायरी लिखी थी। बाद में इसका अंग्रेजी में और कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। जो अच्छी कोई किताब या डायरी होती है इसका कई भाषाओं में अनुवाद कर दिया जाता है ताकि सभी लोग पढ़ सकें, और यह विश्व में सर्वाधिक पढ़े जाने वाली एक पुस्तक बन गई। बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा जाने लगा। इस डायरी पर आधारित इस डायरी पर कई फिल्में बनी, टेलीविज़न और थिएटर के लिए प्रस्तुतियां बनी। यह डायरी एक परिपक्व दिमाग के सूक्ष्म ज्ञान का काम है जो नाजी आधिपत्य के अंतर्गत दिनचर्या के बारे में बताती है। एनी फ्रैंक सर्वाधिक विवादित चर्चित पीड़ितों में से एक हो गई है। तो इस प्रकार की है ये डायरी का एक तरह से वो बहुत अच्छा और अच्छी डायरी रही, सभी लोगों ने पढ़ी। अब स्टार्ट होगी डायरी। पहले तो इसके पाठ के बारे में भूमिका बताई जा रही थी। जो डायरी लिखने वाली एनी फ्रैंक है उनका परिचय, कब लिखी, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1942 से 44 के दौरान ये लिखी गई। अब हम इस डायरी को पढ़ते हैं कि इस डायरी में आखिर क्या लिखा गया। स्टार्ट करते हैं, लेकिन ध्यान रहे आज हम जो लेसन पढ़ रहे हैं, डेट क्या है आज की? 6 अक्टूबर सन 2021। थैंक यू सो मच। तो डायरी में लिखती हैं, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना एक विचित्र अनुभव है। कौन लिख रहा है? एनी फ्रैंक। कौन लिख रहा है? मेरे जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना एक विचित्र अनुभव है, केवल इसलिए नहीं कि मैंने कुछ नहीं लिखा है, बल्कि इसलिए भी कि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में न मुझे किसी और को एक 13 वर्ष की स्कूली लड़की के विचारों में कोई रुचि होगी। डायरी इसलिए लिख रही है कि बाद में मेरे 13 साल की बच्ची के जीवन में क्या होगा, कौन रुचि रखता है। लेकिन अब डायरी लिखने से हम पढ़ रहे हैं, परंतु इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तो लिख रही हूँ। मेरा मन लिखने का रहा है और इससे भी ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि मैं अपने दिल का बोझ उतार रही हूँ। लिखकर मैं अपने दिल का बोझ उतार रही हूँ। लोगों की अपेक्षा कागज़ ज़्यादा सहनशील होता है। कागज़ पर कुछ भी लिख दो, कागज़ कभी एतराज़ नहीं करता। कागज़ पर कुछ भी लिख दो, कागज़ कभी नहीं कहता कि मेरे को मत लिखो। तो कागज़ ज़्यादा सहनशील होता है। मुझे यह कहावत ऐसे दिन याद आई जब मैं कुछ उदास थी और अपने हाथों में ठुड्डी रखे घर पर बैठी थी, ऊबी हुई और निर्जीव सी रही थी कि घर बैठूं या बाहर जाऊं, बोर हुई मैं सोच रही थी। तो ये लाइन ध्यान आ गई कि कागज़ जो है, क्योंकि जब ये छुप कर रहते थे तो बोर हो जाती थी, तो करूं क्या। तो फिर से ध्यान आया, कहावत है कि कागज़ ज़्यादा सहनशील होता है लोगों की अपेक्षा। तो फिर इसके मन में आएगा कि तू डायरी लिखना शुरू कर। अंत में मैं जहाँ थी वहीं रही और सोचती रही, हाँ कागज़ सचमुच लोगों से ज़्यादा सहनशील होता है, क्योंकि मेरा कोई विचार नहीं है। मैं इस पूरी तरह सच्ची नोटबुक को, जिसे मैं डायरी का नाम दे रही हूँ, किसी दूसरे को पढ़ने को दूंगी। जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता, इससे शायद कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसको नाम उसने डायरी दिया और मैं से कोई दूसरे को पढ़ने को दूंगी जब तक कोई सच्चा मित्र मुझे नहीं मिल जाता। अब मैं उस बात पर वापस आती हूँ जिसने मुझे डायरी लिखने
को प्रेरित किया। पहला यह है कि मेरा कोई मित्र नहीं है। अब मैं उस बात पर वापस आती हूँ जिसने मुझे डायरी लिखने को प्रेरित किया। पहला यह है कि मेरा कोई मित्र नहीं है। किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं, लोग ऐसा कहते हैं। इस बात को मैं और अधिक स्पष्ट कर दूं तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्षीय लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है, और मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे प्यार करने वाले माता पिता हैं, एक 16 वर्षीय बहन है तथा लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ। मेरा एक परिवार है, प्यारी मौसियाँ हैं, एक अच्छा घर है। नहीं, ऊपर से देखने पर लगता है कि मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे मित्र के। परिवार है, मौसियाँ हैं, माँ बाप हैं, भाई हैं, बहनें हैं, लेकिन एक सच्चा दोस्त नहीं है मेरा। जब मैं मित्रों के साथ होती हूँ तो केवल मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ। मैं प्रतिदिन की साधारण बातों के अतिरिक्त कोई अन्य बात नहीं सोच पाती। हम और ज़्यादा एक दूसरे के बीच नहीं आ पाते, और यही एक समस्या है। शायद यह मेरी कमी है कि हम एक दूसरे पर अपना भेद बताने का भरोसा नहीं कर सकते। कुछ भी हो, इस समय स्थिति यही है, और दुर्भाग्यवश इसके बदलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया है। आपने जिस मित्र की, मुझे एने फ्रैंक कहती है, अपने जिस मित्र की मुझे काफ़ी समय से प्रतीक्षा थी, अपनी कल्पना, उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए मैं इस डायरी में अपनी बातों को उस तरह से नहीं लिखना चाहती जैसे अधिकतर लोग कहते हैं। मैं चाहती हूँ यह डायरी मेरा मित्र हो, और मैं इस मित्र का नाम किट्टी रखने वाली हूँ। तो डायरी को सहेली बनाया। सहेली का नाम क्या रखा? किट्टी। जैसे आप कभी कोई जानवर पालते हैं घर में तो उनके नाम रख देते हैं, तो उसको दोस्त बना लिया डायरी को, और उसका नाम रख दिया किट्टी। अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किट्टी को बताई बातों का एक शब्द भी नहीं समझ पाएगा। यदि मैं इन्हें लिखना शुरू कर दूं, इसलिए मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त परिचय देती हूँ। हालांकि ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे पिताजी उन सबसे प्यारे पिता थे जिन्हें मैंने देखा था। मेरे पापा मुझे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने मेरी माँ से विवाह तब किया जब वह 36 वर्ष के थे और वह 25 की। तो मम्मी से शादी तब की, वो खुद तो 36 साल का था और मम्मी 25 की थी। 11 साल का फ़र्क, 11 साल उसकी मम्मी छोटी थी। तब तो उन्होंने मेरी मम्मी से शादी करी। और मेरी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ। बहन के जन्म का स्थान बता रही है, 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ। और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। किसका जन्म? एनी फ्रैंक। मैं 4 वर्ष की आयु तक फ्रैंकफर्ट में रही, शहर का नाम है। मेरे पिता 1933 में हॉलैंड चले गए। मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर, फ्रैंक सितंबर में उसके साथ भी हॉलैंड चली गई। मेरी माता भी उनके साथ हॉलैंड चली गई, जबकि मुझे और मार्गोट को मेरी दादी के साथ रहने के लिए एचिन भेज दिया। मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई, जब मुझे मेज पर मार्गोट के लिए एक जन्मदिन के उपहार की तरह रख दिया गया। तो मार्गोट भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई, और फिर मार्गोट जब मुझे मेज पर मार्गोट के लिए जन्मदिन के उपहार की तरह रख दिया गया। और जब
इनका जन्म हुआ तो इन्हें भी वहाँ भेज दिया गया। मेरी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जाना शुरू किया मैंने। स्कूल का नाम है छोटी थी। मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जाना शुरू किया। 6 वर्ष की होने तक मैं वहीं पढ़ती रही। तब मैं पहली कक्षा में थी। 6ठी कक्षा में मेरी अध्यापिका श्रीमती कुपरेश थी, जो वहाँ की मुख्य अध्यापिका थी। अध्यापिका का नाम क्या है? नहीं ध्यान से सुन रहे? श्रीमती कुपरेश। वर्ष के अंत में जब हम दोनों ने एक दूसरे के हृदय विदारक विदा ली, दोनों के आंसू भर आए। 1941 की गर्मियों में दादी बीमार पड़ गई, इसलिए मेरा जन्मदिन बिना किसी विशेष उत्सव के बीत गया। कोई नहीं जानता कि मुझे उसकी कितनी याद आती है, दादी जी की, और उसे अब भी प्यार करती हूँ। यह निश्चय किया गया कि 1942 के इस जन्म दिवस पर पहले जन्मदिन की कमी को पूरा कर दिया जाए और दादी की मोमबत्ती भी बाकी मोमबत्तियों के साथ जला दी गई। तो ये भी इसमें डायरी में उन्होंने लिखा। फिर आगे वो क्या लिखती हैं? डियरेस्ट किट्टी, मेरी सबसे प्यारी सहेली किट्टी, सैटरडे 20 जून 1942, शनिवार 20 जून 1942 को। अब वो डायरी में क्या लिख रही हैं आगे? शनिवार 20 जून 1942, प्रियतम किट्टी। ये किट्टी कौन है? हमारी पूरी कक्षा की टांगें कांप रही थी। क्यों? शायद उनका जो सेना है, जर्मन सेना, उनका कब्जा होने वाला था। तो डायरी में लिखती है, टांगें कांप रही थी। निस्संदेह इसका कारण वह आने वाली मीटिंग है जिसमें अध्यापकों को यह निर्णय करना था कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और किसे पीछे ही रखा जाएगा। सेना की बात नहीं है, मतलब रिजल्ट आने वाला था। तो रिजल्ट जब आना हो तो पैर तो कांपते ही हैं। आधी कक्षा शर्त लगाने में लगी है। जीएन और मैं हमारे पीछे बैठे 2 लड़कों पर हंस रहे हैं। एनी फ्रैंक कहती है, जीएन और मैं हमारे पीछे बैठे 2 लड़कों पर हम हंस रहे थे। सीएन और जैक्स पर, जिन्होंने छुट्टियों के लिए बचाए पूरे पैसे दांव पर लगा दिए हैं, उन दोनों पर हम हंस रही थी। सुबह से रात तक यही चलता रहा। तुम पास हो जाओगे। नहीं नहीं, मैं नहीं होऊंगा। हाँ हाँ हाँ, हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं होऊंगा। जी की प्रार्थना भरी नजरें और मेरे क्रोध भरे शब्द भी उन्हें खामोश नहीं कर पाते। यदि तुम मुझसे पूछती तो मैं कहूँगी कि हमारी कक्षा में नालायक इतने ज़्यादा हैं। हमारी कक्षा में नालायक इतने ज़्यादा हैं कि 1/4 कक्षा को पीछे ही रखा जा सकता है, 1/4 हिस्से की कक्षा को फेल किया जा सकता है। किंतु अध्यापक इस पृथ्वी की सबसे विचित्र प्रजाति है। टीचर इस धरती पर एक विचित्र प्रजाति होता है। पता नहीं कब क्या कर दे टीचर का कोई पता नहीं। क्या पता सबको पास कर दे, क्या पता सबको फेल कर दे। मैं अपनी सहेलियों और अपने बारे में चिंतित नहीं हूँ। हम तो पास हो जाएंगी। केवल एक विषय के बारे में निश्चित नहीं हूँ और वह है गणित। गणित की गारंटी नहीं है, बाकी सब में पास हो जाऊंगी मैं। कुछ भी हो, हम प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। तब हम एक दूसरे से यही कहते हैं कि हिम्मत मत हारो। लेकिन अभी हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं। उस शाम जब मैं अपना बाकी का होमवर्क पूरा कर चुकी थी, मेरी नज़र लेख वाले उस नोट पर ना पड़ी
अपने फाउंटेन पेन के सिरे को चबाते हुए मैं उस विषय पर सोचती रही। कोई भी शब्दों के बीच बड़ी बड़ी खाली जगह छोड़ता हुआ इधर उधर की बातें लिख सकता है, परंतु चतुराई इस बात में थी कि बोलने की जरूरत को साबित करने के लिए ठोस दलीलें दी जाएं। मैं लगातार सोचती रही कि मैंने 3 पृष्ठ लिख दिए, 3 पेज लिख दिए जो मिस्टर किसिंग ने मुझे लिखने को दिए थे, और संतुष्ट हो गई। मिस्टर किसिंग नहीं, मिस किसिंग मैडम का नाम है। मिस किसिंग ने मुझे लिखने को दिए थे और संतुष्ट हो गई मैंने ये तर्क दिया कि बातें करना एक विद्यार्थी की विशेषता होती है, और यह भी लिखा कि इसे काबू में रखने में मैं पूरी कोशिश करूंगी, परंतु स्वयं को इस आदत से कभी ठीक नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ भी अगर मुझसे ज़्यादा नहीं तो मेरे जितना ही बोलती थी। बोलती तो मैं ज़्यादा हूँ। आप वंशानुगत आदतों के बारे में कुछ नहीं कर सकते। जो वंश से आदतें मिलती हैं, जन्मजात जो आदतें मिलती हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते। मेरी माँ भी बहुत बोलती थी और मैं भी बहुत बोलती हूँ। मिस्टर किसिंग मेरी दलीलों पर खूब हंसे। अच्छा, सर का नाम है, पहले मैंने मैडम बोल दिया था, मिस किसिंग बोल दिया था, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के नामों का भी कोई पता नहीं रहता। मैडम एक मास्टर है, मेल एक फीमेल है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का नाम से पता ही नहीं चलता। मिस्टर किसिंग मेरी दलीलों पर खूब हंसे। ये दलील देती हो कि जन्मजात आदत है, किंतु जब मैं अगले पाठ के दौरान फिर से बोलने लगी तो उन्होंने मुझे एक और लेख लिखने को दिया। लिख बेटी, एक और लेख। इस बार का लेख था एक असाध्य बातूनी। क्या टॉपिक दिया उसको लिखने के लिए? बातूनी, मतलब उसी का टॉपिक दे दिया। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में बहुत ज़्यादा बोलता है, तो हम जैसे निबंध लिखने के लिए औरों को तो अच्छे अच्छे टॉपिक दे दिए। माई स्कूल दे दिया, माई फेवरेट टीचर दे दिया, उसको दे दिया लिख। टॉपिक है बातूनी, फालतू बोलने वाला बच्चा, लिख इसके ऊपर, मतलब उसको छेड़ने के लिए ऐसा टॉपिक दे दिया। अभी इसको जब इसने तर्क दिए कि भाई मैं तो, मेरी तो माँ भी बोलती थी और मैं भी बोलती हूँ, तो टॉपिक लिखने के लिए इसको दे दिया लिख। टॉपिक क्या दिया? एक असाध्य बातूनी। भैया पे लिख, क्या लिखेगी तो? भाई उसकी बिगाड़ने की खातिर बच्ची को ये टॉपिक दे दिया। अब देखना बच्ची क्या लिखती है, एनी फ्रैंक। मैंने इसे लिख पर सौंप दिया। इस लेख को मैंने लिखा और सौंप दिया टीचर को, और इसके बारे में पूरे 2 पाठों के दौरान मिस्टर किसिंग को शिकायत का मौका न मिला। इसके बाद पूरे 2 पाठों में मिस्टर किसिंग को शिकायत का मौका नहीं मिला, परंतु तीसरे पाठ के दौरान वह सहन नहीं कर पाए। एनी फ्रैंक, कक्षा में बोलने के दंड स्वरूप तुम्हें एक लेख लिखना होगा जिसका शीर्षक होगा कां 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 कां। बातूनी औरत ने कहा, ये शीर्षक होगा। कक्षा ठाके लगाते हुए हंस पड़ी। अब भाई कहाँ कहाँ करती है, लिख इसी पर। मुझे भी हंसना पड़ा, यद्यपि बातूनियों संबंधी विषय पर अपनी पूरी कल्पना शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। फिर भी अब समय था जब मुझे कुछ और सोचना था, कुछ नया और मौलिक। मेरी सहेली सैन, जो कविता लिखने में निपुण है, मेरी सहेली सैन ने पेशकश की कि वह पूरे लेख का शुरू से अंत तक कविता के रूप में लिखने में मेरी सहायता करेगी। मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग इस हास्यास्पद विषय के द्वारा मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये मिस्टर किसिंग कौन है? टीचर। किंतु मैंने निश्चय कर लिया कि मजाक उल्टा उसी पर पड़े।
मैंने अपनी कविता पूरी कर ली और यह सुंदर थी। यह एक माँ बतख अपने पिता हंस के बारे में थी। बतख का पिता हंस के बारे में थी, जिनके 3 बच्चे थे, 3 चूजे, 3 बच्चे, और उन्हें पिता ने चोंच मार मार कर मार दिया, तीनों चूजों को, क्योंकि वे बहुत कां 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 करते थे। सौभाग्यवश मिस्टर किसिंग ने इस मजाक को सहजता से लिया। उन्होंने अपनी टिप्पणी जोड़ते हुए कक्षा को कविता पढ़कर सुनाई, एनी फ्रैंक की कविता पढ़कर सुनाई, और अनेक अन्य कक्षाओं को भी सुनाई। कविता बहुत अच्छी लगी। तब से मुझे बातें करने की छूट मिल गई। टीचर हमेशा कहता था, तू बोलती बहुत है, कहाँ कहाँ करती है, चुप हो जा, मत बोला कर। उसने कहा, क्या करूं, मेरी माँ भी ऐसे बोलती थी, मैं सुधार नहीं कर सकती, ये जन्मजात है मेरे अंदर। टीचर ने इसको टॉपिक दे दिया लिखने के लिए, लिख एक बातूनी लड़की, कहाँ 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 करने वाली लड़की। तो उस कविता में एनी फ्रैंक ने क्या लिखा कि एक बतख माँ थी और एक हंस बाप था, उनके 3 बच्चे थे। उसने चोंच मार के उस हंस ने अपने तीनों बच्चों को मार दिया, क्योंकि वो तीनों कां कां करते थे। इसका इशारा ये है कि मैं तो वो चूजे, मैं तो बच्ची हूँ, और टीचर साहब आप वो हंस हो, आप मेरे को चोंच मार रहे हैं, बार बार मेरे को मजाक बनाते हो, मुझे टोंकते हो, और अगर आप ऐसे कहोगे तो मैं मर ना जाऊँ एक दिन। ऐसा मतलब टीचर को ही उन्होंने वो बना दिया, क्या, हंस या कौवा। टीचर की आत्मा जाग गई। कविता बहुत अच्छी लगी कि बच्चों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं। हाँ, उसने ये कविता सबको सुनाई पढ़ पढ़ के, और दूसरी कक्षाओं को सुनाई, और तब से मुझे बातें करने की छूट मिल गई। बेटी अब तू खुला बोला कर, अब तुझे हम कहाँ के लिए नहीं कहेंगे। और मुझे कोई अतिरिक्त गृह कार्य नहीं दिया गया, होमवर्क नहीं दिया गया। इसके विपरीत मिस्टर किसिंग आजकल हमेशा मजाक की बातें किया करते हैं, और जो टीचर मिस्टर किसिंग है वो भी आजकल कहाँ किया करते हैं। कितनी सुंदर है ये डायरी, उसने ये लिखी डायरी, और बाद में छपी युद्ध के दौरान। तो बच्चों, ये थी अपना लेसन, जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका 4था लेसन, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और मैं हूँ आपका चाहता मुख्तियार सिंह करनावल, MIA अलवर, राजस्थान।